दोस्तों, आज हम जिस मूवी को आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है अन्वेषपिन कंडतुम, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.5। सच में दोस्तों, इस मूवी की कहानी होश उड़ाने वाली है। ये पूरी मूवी मिस्ट्री और सस्पेंस से भरी हुई है और इसका क्लाइमेक्स सच में माइंड ब्लोइंग है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हम कहानी के मेन लीड को देखते हैं, जिसका नाम आनंद होता है। आनंद एक पुलिस वाला होता है जिसे किसी केस की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था और वो SP से मिलने आया था। आनंद जहां बैठा था उससे थोड़ी ही दूर दो पुलिस वाले बैठे होते हैं और वो आनंद को देखकर आपस में बात करते हैं कि अरे ये तो आनंद है ना। वहीं हमें आनंद की फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहां आनंद एक सच्चा और ईमानदार इंस्पेक्टर होता है। उसे जहां भी क्राइम दिखता है वो उसे मिटा देता है। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। एक दिन आनंद के थाने में माथन नाम का एक आदमी आता है और वो आनंद से बोलता है कि सर, मेरी 3 बेटियां हैं। दूसरी बेटी का नाम है लवली, जो कि अभी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही है और वो अपनी परीक्षा हॉल की टिकट लेने गई थी, लेकिन कल रात से घर नहीं लौटी है। हमने आसपास के जगह पर पूछताछ करके देखा है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इसी बीच मुझे मेरे एक दोस्त ने, जो बस स्टैंड के पास ही चाय की दुकान में काम किया करता है, उसने बताया कि उसने लवली को देखा था और उससे बात की थी। वहाँ से मेरा घर थोड़ी ही दूरी पर है, जरूर घर आते वक्त ही कुछ हुआ होगा। आनंद अब चाय वाले से मिलता है। वो आनंद को बताता है कि मेरी दुकान के पीछे ही कुछ लड़के सुट्टा मारते हैं और वहाँ से आती जाती लड़कियों को छेड़ते रहते हैं। आनंद उन लड़कों का पता मांगता है। चाय वाला बताता है कि लवली के घर के रास्ते पर ही उनका घर पड़ता है। आनंद उन लड़कों को उठा लेता है और उन्हें स्टेशन ले जाकर अपनी स्टाइल में उनकी खातिरदारी करता है। वो लोग बताते हैं कि ये सच है सर, कि हम लवली को छेड़ते थे, लेकिन उस दिन जब हम उसे परेशान कर रहे थे तभी वहाँ एक मछली बेचने वाला आदमी आया था, जिसके बाद हमने लवली को छोड़ दिया था। उसके बाद हमें लवली के बारे में कुछ नहीं पता। आप चाहो तो मछली वाले से पूछ लो सर। आनंद अपने कांस्टेबल को आदेश देता है कि तुम सब जाओ और उस मछली वाले को पकड़ कर लाओ और उससे पूछताछ करो। साथ ही वो अपने कुछ लोगों को गांव के तालाब, खेत, झील और हर जगह तलाशी लेने को बोलता है। इसके बाद आनंद माथन के घर जाता है और लवली के रूम की तलाशी लेने लगता है। इसी बीच कुछ पुलिस वाले लवली की माँ से बात करते हैं। लवली की माँ बताती हैं कि लवली के बहुत ज्यादा दोस्त नहीं हैं। वो तो सिर्फ अपनी बड़ी बहन ब्लेसी के ही क्लोज है। ब्लेसी बैंगलोर में जॉब करती है और लास्ट वीक ही यहाँ आई है। ये सुनने के बाद पुलिस वाले ब्लेसी से पूछते हैं कि आखिरी बार लवली ने तुमसे कुछ कहा था क्या, कि वो कहाँ जा रही है या फिर किसी से मिलने वाली है, ऐसा कुछ। ब्लेसी जवाब देती है कि नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। उसने बस बोला था कि वो हॉल टिकट लेकर वापस आएगी। तभी लवली की छोटी बहन पुलिस को बताती है कि लवली दीदी हॉल टिकट लेने के बाद चर्च के फादर से आशीर्वाद लेने वाली थी। अब आनंद लवली के पिता से पूछता है कि फादर का घर कहाँ पर है। लवली के पिता बताते हैं कि ये जानने का कोई मतलब नहीं है सर, क्योंकि शायद वो हमारी मदद ना करें। तभी एक कांस्टेबल रविंद्र आनंद के पास आता है और उसे बताता है कि इस गांव में 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है जो फादर को भगवान मानता है और उनकी बातों पर भरोसा करता है, और दूसरा ग्रुप है जो फादर की बातों को नहीं मानता और उन्हें क्रिटिसाइज करता है। लवली के पिता दूसरे ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जो कि फादर पर भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए शायद वो ऐसा कह रहा है। आनंद बोलता है कि ये क्या मजाक हो रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं फादर से मिलके रहूंगा। ऐसा बोलकर वो फादर से मिलने के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन फादर के सपोर्टर्स को पुलिस के चर्च में तलाशी लेने और फादर से पूछताछ करने की बात पता चल जाती है, इसलिए वो आनंद का रास्ता रोकते हैं। इसी तरह फादर के सपोर्टर्स और पुलिस के बीच हाथापाई हो जाती है। तभी वहाँ आनंद का सीनियर ऑफिसर आ जाता है और वो भी फादर का एक फॉलोअर है। वो आनंद को डांटते हुए कहता है कि तुम मेरी परमिशन के बिना किसी की तलाशी कैसे ले सकते हो। फादर का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें असली कातिल को ढूंढना चाहिए। तभी एक कांस्टेबल भागता हुआ आता है और आनंद से बोलता है कि सर, यहाँ के पास के तालाब में एक लड़की की लाश मिली है। सब जाकर चेक करते हैं तो एक बोरी में बंद किए एक लाश होती है। बाहर निकालने पर उसमें लवली की डेड बॉडी होती है। अब ये देखकर लवली के पिता खूब रोने लगते हैं। इसके बाद आनंद का सीनियर ऑफिसर पुलिस स्टेशन आकर उन दोनों बैचलर लड़कों को पीटने लगता है और उनसे जबरदस्ती जुर्म कबूल करने को बोलता है। थोड़ी देर बाद आनंद वहां आता है और सीनियर ऑफिसर से बोलता है कि सर, हमने उस मछली पकड़ने वाले आदमी से भी पूछताछ की है। उसने कंफर्म किया है कि ये दोनों लड़के उसे देखने के बाद वहाँ से भाग गए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों ने लवली को नहीं मारा है। तो आनंद का सीनियर बोलता है कि शायद उस मछली बेचने वाले आदमी के जाने के बाद इन दोनों ने वापस से उसका पीछा किया होगा। खैर जो भी हो आनंद, तुम फिलहाल इस केस से दूर रहो।
ऐसा बोलकर वो आनंद को केस से हटा देता है, लेकिन आनंद अपने कुछ वफादार ऑफिसर्स के साथ मिलकर पर्सनली इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। वो दोबारा से स्पॉट पर जाता है और वहाँ जाकर जांच पड़ताल करता है। अगले दिन हायर ऑफिसर आनंद के सीनियर को बुलाकर कहने लगता है कि हम क्रिश्चियंस ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन करें और इसे क्लोज करें, क्योंकि आनंद एक हिंदू है और उसने कल चर्च के पास जाकर काफी हंगामा किया, जिससे गांव वाले आनंद से काफी गुस्सा हैं। तो अब किसी भी आदमी को इस केस में फंसाकर इस केस को क्लोज कर दो। थोड़ी देर बाद आनंद अपने सीनियर्स के पास आता है और उनसे एक मैप दिखाते हुए बोलता है कि सर, इन दोनों लड़कों के रूम के पास ही एक कुआं है और अगर इन दोनों ने मर्डर किया है तो ये लवली की बॉडी को अपने घर के पास वाले कुएं में ही फेंक देते। लेकिन जिस तालाब से लवली की बॉडी मिली है वो तालाब इनके रूम से काफी दूर है। ये दोनों लवली को इतनी दूर ले जाने का रिस्क नहीं लेंगे। जिस तालाब में लवली की लाश मिली वो चर्च के करीब में है। यहाँ तक कि चर्च के पीछे वाला रास्ता तो तालाब का शॉर्टकट है। आनंद की बातें सुनने के बाद उसका सीनियर उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे अपना मुंह बंद रखने की सलाह देता है। लेकिन आनंद फिर भी यहाँ नहीं रुकता और अगले दिन पुलिस डॉग्स की मदद लेता है और जांच शुरू कर देता है। पुलिस डॉग भी चर्च के नजदीक ही घूमने लगता है और भौंकने लगता है, जिसके बाद आनंद अपने सीनियर को बोलता है कि हमें फॉरेंसिक टीम की मदद लेनी चाहिए जो इस एरिया की जांच कर सके। लेकिन हमेशा की तरह उसकी बात को इग्नोर कर दिया जाता है। इंस्पेक्टर को क्राइम स्पॉट पर एक लुंगी मिलती है, जिसके बाद वो सबको दिखाते हुए पूछता है कि ये लुंगी किसकी है। वो मछली बेचने वाला आदमी बोलता है कि ऐसी ही एक लुंगी तो गांव का प्रकाश पहनता है जो हाल ही में जेल से छूटा है। अब ये लोग प्रकाश के घर जाते हैं और उसे वो लुंगी दिखाते हैं। प्रकाश बोलता है कि ये लुंगी मेरी नहीं है, पर इन लोगों को केस जल्दी क्लोज करना था, जिस वजह से ये लोग प्रकाश को ही क्रिमिनल घोषित करके उसे खूब मारते पीटते हैं और जेल में डाल देते हैं। उसी रात माथन अपने एक दोस्त सीरज को लेकर आनंद के घर आता है और उससे कहता है कि सर, अब तो लवली का फ्यूनरल भी खत्म हो गया है और मैंने सुना है कि आपने प्रकाश को पकड़ा है। लेकिन प्रकाश ने लवली का मर्डर नहीं किया है, उसने तो लवली को बचपन से अपनी गोद में खिलाया है। माथन अपने दोस्त सीरज को आनंद से परिचय कराते हुए कहता है कि सर, ये मेरा दोस्त है और इसने लवली को उस दिन फादर के घर जाते हुए देखा था। हो ना हो उस फादर के घर पर जरूर कोई राज छुपा है। वो इंस्पेक्टर ये बात नहीं समझेगा, आप प्लीज कुछ कीजिए सर। तब आनंद एक प्लान बनाता है और फिर यहीं से सीन फादर के घर पर शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि एक चोर फादर के घर चोरी करने गया है। वो चोर फादर के घर के कुछ सामान चुरा रहा होता है। आवाज आने पर फादर नींद से जाग जाता है और फादर को देखकर वो चोर वहां से भाग जाता है। लेकिन पुलिस में शिकायत देने के बजाय फादर अगले दिन अपना टूटा हुआ दरवाजा बनवा लेता है। तभी आनंद उस चोर को पकड़कर लाता है और फादर से बोलता है कि ये आपके यहाँ चुराई हुई चीजों को बाजार में बेच रहा था, तब मैंने इसे पकड़ लिया और इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फादर कहते हैं कि इसने चोरी की है ना, लेकिन मैं इसे माफ कर देता हूँ, आप प्लीज इस पर कोई केस मत कीजिएगा। लेकिन आनंद कहता है कि केस तो मैंने इस पर कर दिया है, बस अब आपके घर से चुराए हुए सामानों पर से इसके फिंगरप्रिंट्स लेने हैं। आनंद कुछ फॉरेंसिक डॉक्टर्स के साथ मिलकर फादर के घर की जांच करता है और सबूत इकट्ठा करने लगता है। फादर के घर पर बाल के सैंपल्स और कुछ टूटे हुए बैंगल्स मिलते हैं। अगले दिन फॉरेंसिक डॉक्टर आनंद को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारा साक्ष्य ठीक है आनंद, लवली का मर्डर इसी चर्च के अंदर हुआ है और शॉकिंगली लवली के अलावा दूसरी लड़की के भी डीएनए सैंपल्स मिले हैं। आनंद इसी की रिपोर्ट बनाकर डायरेक्ट एसपी के पास जाता है और उन्हें वो रिपोर्ट दिखा देता है। अब एसपी आनंद को इस केस को टेक ओवर करने की परमिशन दे देता है और आनंद माथन के घर जाकर ब्लेसी को गिरफ्तार कर लेता है। दरअसल जो दूसरी लड़की के बाल आनंद को मिले थे उसमें हेयर कलर लगा था और उस पूरे गांव में एक ब्लेसी ही थी जो बाहर से आई थी और उसके हेयर्स पर कलर लगा था। साथ ही ब्लेसी के बाल के डीएनए और लवली के डीएनए मैच कर जाते हैं, इसलिए ब्लेसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ब्लेसी अपना जुर्म कबूल कर लेती है। तब से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। वास्तव में क्राइम होने के एक दिन पहले फादर का बेटा डैनी फादर के घर आता है। डैनी के कॉलेज की छुट्टी होती है, इसलिए वो छुट्टियां बिताने के लिए फादर के घर आता है। दूसरे दिन फादर किसी काम के सिलसिले में दूसरे गांव जाता है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि डैनी और ब्लेसी का चक्कर चल रहा है। दोनों बैंगलोर में रहते हैं और वहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं। डैनी ब्लेसी से मिलने ही गाँव आया था। अब डैनी और ब्लेसी फिजिकल होते हैं और उसके बाद ब्लेसी फादर के घर से जाने ही वाली होती है कि तभी दरवाजे पर लवली उससे मिलती है। लवली ब्लेसी से बोलती है कि मुझे पहले से ही तुम दोनों पर शक था और अब जाकर ये शक यकीन में बदल गया। अब लवली सारी बातें अपने पेरेंट्स को बताने के लिए जाती है, लेकिन ब्लेसी उसे समझाने लगती है,
पर लवली नहीं मानती, जिस वजह से डैनी गुस्से में लवली का मुंह बंद करके उसे घर के अंदर खींचकर ले आता है। तभी एक पोस्टमैन वहाँ आता है, लेकिन ब्लेसी घर के सारे खिड़की दरवाजों को बंद कर देती है, जिससे पोस्टमैन को लगता है कि घर पर कोई नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर लवली चिल्लाने की खूब कोशिश करती है, लेकिन डैनी ने उसका मुंह ही नहीं बल्कि उसकी नाक भी गलती से दबा दी थी, जिस वजह से लवली सांसें नहीं ले पाई और उसकी मौत हो गई। ये देख दोनों घबरा जाते हैं कि आखिर अब करें क्या। ब्लेसी को अपनी बहन की मौत का काफी ज्यादा दुख होता है, लेकिन वो नहीं चाहती कि डैनी किसी तरह की मुसीबत में फंसे, इसीलिए वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और बॉडी को एक किनारे में छुपा देते हैं। इसके बाद ब्लेसी अपने घर चली जाती है। इधर लवली के माँ बाप उसकी चिंता करने लगते हैं। रात होने पर ब्लेसी डैनी के साथ मिलकर लवली की बॉडी को एक बोरी में भरकर तालाब में फेंक देती है। दोनों बॉडी को खींचकर तालाब तक ले जाते हैं, जिसके निशान बाद में आनंद ने देखे थे। इस तरह ये केस सॉल्व हो जाता है और डैनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगले दिन जब आनंद डैनी को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाता है, तो फादर और उनके सपोर्टर्स मिलकर फिर से हंगामा खड़ा कर देते हैं कि आनंद ने डैनी को गिरफ्तार करके चर्च का अपमान किया है। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर डैनी पुलिस से हाथ छुड़ाकर भागने लगता है। पुलिस उसका पीछा करने लगती है। भागते भागते डैनी एक रेलवे क्रॉसिंग तक पहुंच जाता है। क्रॉसिंग का गेट लगा होता है, लेकिन डैनी गेट फांदकर भागने लगता है। तभी तेज आती हुई ट्रेन डैनी को उड़ा देती है और डैनी की वहीं पर मौत हो जाती है। आनंद ये देखकर काफी उदास होता है। डैनी की मौत की वजह आनंद को मानकर पुलिस डिपार्टमेंट से आनंद और उसके साथियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। आनंद सस्पेंड है, लेकिन आज उसी एसपी ने मिलने बुलाया है। अब एसपी आनंद को बताते हैं कि हमारी फाइल्स में एक ऐसा केस भी है जिसे पिछले 6 साल से सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई भी ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाया। अगर तुम इस केस को सॉल्व कर देते हो तो मैं तुम्हारी सस्पेंशन हटवा दूंगा और तुम दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन कर पाओगे। साथ ही तुम पर लगा ये दाग भी मिट जाएगा। आनंद अब इस केस को सॉल्व करने में जुट जाता है। एसपी आनंद को केस से जुड़ी सारी फाइल्स हैंडओवर कर देते हैं और आनंद अपने उन साथियों से मिलता है जो खुद भी सस्पेंड हैं। आनंद का एक साथी बोलता है कि सर, जिस केस को कोई सॉल्व नहीं कर पाया उसे हम कैसे सॉल्व कर देंगे। आनंद बोलता है कि अभी तो हमने कोशिश भी नहीं की और तुम पहले ही हार मान गए। कम से कम ट्राई तो करके देखो, क्या पता शायद ये केस सॉल्व हो जाए और हमारे सर पर जो दाग लगा है वो मिट जाए। इस तरह से आनंद उन्हें मोटिवेट करके अपने साथ उस गांव में ले जाता है, लेकिन गांव वालों को पुलिस के आने की खबर पहले से ही मिल जाती है, इसलिए वो किसी जगह पर मीटिंग रखते हैं और उस गांव का मुखिया, जिसका नाम सुभाष होता है, वो गांव वालों को बताता है कि श्रीदेवी के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करने दोबारा से पुलिस की एक टीम हमारे गाँव आने वाली है। पिछली बार भी पुलिस की एक टीम ने हमारे गाँव आकर इन्वेस्टिगेशन की थी और इन्वेस्टिगेशन के नाम पर हम लोगों को कितना टॉर्चर किया था। कुछ लोगों ने तो इससे परेशान होकर अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन इस बार हम पुलिस वालों को बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेंगे, उन्हें इस गांव में घुसने ही नहीं देंगे। उसी वक्त गांव में आनंद अपने साथियों के साथ आ जाता है और सोचने लगता है कि अगर गांव वाले हमारा साथ नहीं देंगे तो हम इस केस की तह तक कैसे जाएंगे। तभी करुणाकरण नाम का एक जमींदार अपने हाथ में एक माइक ले लेता है। गांव वाले उसके खिलाफ कभी नहीं जाते, सब उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन करुणाकरण भी पुलिस के खिलाफ ही होता है और मुखिया की बातों को अप्रिशिएट करता है। सीन यहीं से शिफ्ट होता है और आनंद और उसके साथी गांव के एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, जिसका नाम नायर है, उसके घर जाते हैं और वो आनंद और उसके साथियों को अपने घर पर शरण देता है। वो आनंद से बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई तुम्हें सपोर्ट करे या ना करे, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कहना, मैं तुम्हें वो चीज दूंगा, बस तुम किसी तरह श्रीदेवी का केस सॉल्व कर दो। इसके बाद नायर आनंद और उसके साथियों को श्रीदेवी के बारे में बताने लगता है और यहाँ एक कहानी फ्लैशबैक में शुरू होती है। नायर बोलता है कि श्रीदेवी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो अपनी माँ के साथ गांव में रहा करती थी। श्रीदेवी के पिता उसकी माँ को खूब पीटता था, जिस वजह से उसकी माँ श्रीदेवी को लेकर अपने पति से अलग रहने लगी और कुछ दिनों में अपने ही कास्ट के एक दूसरे आदमी से शादी कर ली और उसके साथ रहने लगी। लेकिन वो आदमी भी वैसा ही था, वो भी श्रीदेवी की माँ को खूब मारता पीटता था, जिस वजह से श्रीदेवी की माँ ने उसे भी छोड़ दिया
और श्रीदेवी को लेकर अकेली रहने लगी। श्रीदेवी को पढ़ने का बहुत शौक था, वो पढ़ाई लिखाई में काफी तेज थी। इस गांव में एक लड़का था जिसका नाम शांतनु था। वो श्रीदेवी से पागलों जैसा प्यार करता था, लेकिन श्रीदेवी अपने दोस्तों से कहती थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं अपनी माँ की तरह अपने पति से मार नहीं खाना चाहती। लेकिन श्रीदेवी ने अपने मुंह से बताने से पहले अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने बताया कि मैं एक लड़के से प्रेम करती हूँ और मैं उसके साथ जा रही हूँ। नायर ये भी बोलता है कि दरअसल उस रात मेरी नाइट ड्यूटी थी और मैं जब अपनी ड्यूटी करके वापस आ रहा था तब मुझे किसी ने बताया कि एक बगीचे में श्रीदेवी की लाश मिली है। मैं भागता हुआ वहां गया और देखा कि किसी ने उसे बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। पुलिस वहां इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और जिस बंदे ने श्रीदेवी की लाश को सबसे पहले देखा था उसका नाम गोपी था और पुलिस उसे ही कातिल बताकर उसे खूब मारती पीटती है और पुलिस स्टेशन ले जाकर बंद कर देती है। बेचारा गोपी बेगुनाह होने की वजह से ये शौक बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसी रात फांसी लगाकर अपनी जान दे देता है और इसीलिए आज तक गांव वाले पुलिस के नाम से ही नफरत करते हैं। श्रीदेवी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि श्रीदेवी 3 महीने से गर्भवती थी। ये सुनकर आनंद हैरान हो जाता है और नायर से पूछता है कि ये सुभाष किस तरह का आदमी है। नायर बताता है कि सुभाष एक नंबर का गिरा हुआ इंसान है। हर लड़की पर उसकी नजर होती है। गांव का मुखिया होने के कारण पूरे गांव में उसके घर पर ही टीवी था और श्रीदेवी उसके यहाँ टीवी देखने जाया करती थी। गांव के सभी लोगों ने श्रीदेवी की लाश को देखा था सिवाय सुभाष के। तो शक के बुनियाद पर हमने सुभाष से भी सवाल किए कि तुम उस रात कहाँ थे जिस रात श्रीदेवी की मौत हुई। सुभाष बताता है कि वो अपने घर पर था और उसे डेड बॉडी से डर लगता है, इसलिए उसने श्रीदेवी की बॉडी को नहीं देखा। हमने सुभाष के डीएनए और श्रीदेवी के बच्चे के डीएनए को मैच करवाया, लेकिन डीएनए मैच नहीं हुआ। सीन यहीं से चेंज होता है और हम आनंद को उसकी टीम से बातें करते हुए देखते हैं। आनंद बोलता है कि हम खुद को 5 दिन का समय देंगे और एविडेंस इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें उन 5 दिनों में कोई नया एविडेंस मिलता है तो हम इस केस को जारी रखेंगे, नहीं तो हम इस केस को क्लोज कर देंगे। वैसे भी श्रीदेवी के मरे हुए 6 साल हो चुके हैं और अब एविडेंस मिलना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम एक कोशिश तो कर ही सकते हैं। आनंद की बात उसके टीम के सदस्यों को समझ में आ जाती है और वो सभी लोग काम पर लग जाते हैं और अगले दिन वो लोग श्रीदेवी के घर जाते हैं और उसकी किताबें चेक करने लगते हैं। उन किताबों के बीच आनंद को श्रीदेवी का एक पत्र मिलता है जो कि श्रीदेवी की बेस्ट फ्रेंड का होता है। आनंद तुरंत ही श्रीदेवी की फ्रेंड से मिलने जाता है। श्रीदेवी की फ्रेंड आनंद को बताती है कि मेरे पति उस वक्त मुंबई में काम करते थे तो मैं वहीं पर रहती थी। श्रीदेवी मेरी अच्छी दोस्त थी, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को चिट्ठी लिखा करते थे और हम दोनों नॉर्मल बातें किया करते थे। आनंद पूछता है कि क्या श्रीदेवी ने कभी अपने पत्रों में कुछ अजीब तरह की बातें लिखी थी? तो वो लड़की बताती है कि हाँ, एक बार श्रीदेवी ने मुझसे पूछा था कि क्या वो हिंदी सीख सकती है और उसे क्या मुंबई में कोई काम मिल सकता है। आनंद इस बात पर सोचने लगता है। उसे ये बात खटकने लगती है कि आखिर श्रीदेवी को हिंदी क्यों सीखना था और उसे मुंबई में काम क्यों चाहिए था। आनंद गांव के मुखिया के पास जाता है और उनसे उन लोगों की सूची मांगने लगता है जो 6 साल पहले गांव से बाहर गए थे, क्योंकि गांव के मुखिया के पास ही ये डेटा होता है कि कब कौन गांव से बाहर जा रहा है और कौन गांव में आ रहा है। लेकिन मुखिया आनंद की बात मानने से इनकार कर देता है क्योंकि वो अब पुलिस की कोई मदद नहीं करना चाहता। उसी रात आनंद और उसकी टीम पंचायत ऑफिस में काम कर रहे पियून को खूब शराब पिलाती है और उससे वो मुखिया की उस फाइल को चुराने को बोलते हैं जिसमें गांव के बाहर जाने वाले लोगों की जानकारी है। अगले दिन आनंद कृष्णन नाम के एक ऑफिसर से मिलता है जो उससे पहले श्रीदेवी के केस की जांच कर रहे थे। कृष्णन आनंद को बताते हैं कि मैं भी श्रीदेवी के बॉयफ्रेंड के बारे में जांच कर रहा था और उसी सिलसिले में बात करने के लिए मैंने गांव के पोस्टमैन से मिलने की कोशिश की। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि श्रीदेवी की मौत के कुछ ही दिन बाद ही उसका एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चला गया। उसके बाद में जांच नहीं कर पाया और केस पेंडिंग रह गया। आनंद वापस घर आकर उस पत्र को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने लगता है। अब पत्र के ऊपर एड्रेस मुंबई का होता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस स्टैंप हरियाणा का होता है। आनंद तुरंत ही श्रीदेवी के दोस्त के पास जाकर पत्र के बारे में पूछने लगता है कि ये पत्र मैंने नहीं लिखा था और इस पर तो हैंडराइटिंग भी मेरी नहीं है। थोड़ी देर बाद पंचायत ऑफिसर का पियून आनंद और उसकी टीम के पास आता है और उनसे बोलता है कि सॉरी सर, मैं वो फाइल नहीं चुरा पाया क्योंकि मुखिया ने उस फाइल को अपने घर पर छुपा के रखा है। अब आनंद के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। वो उसी रात मुखिया के घर जाता है उस फाइल को चुराने के लिए, लेकिन मुखिया आनंद को चोरी करते हुए पकड़ लेता है। लेकिन आनंद उस मुखिया को ही डराने लगता है कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो डर के मारे मुखिया उसे वो फाइल हैंडओवर कर देता है और आनंद के चेक करने पर
उसे उस फाइल में लेटर से मिलती जुलती हैंडराइटिंग मिल जाती है, जो कि गांव के जमींदार करुणाकरण के बेटे जगदीश की होती है, जो कि नॉर्थ इंडिया में रहता है और वहीं पढ़ाई करता है। आनंद को करुणाकरण की बात याद आती है कि उसने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उसने बोला था कि हम पुलिस की कोई मदद नहीं करेंगे और उन्हें गांव में भी घुसने नहीं देंगे। अब आनंद का शक जगदीश पर जाता है और उसे लगता है कि यही श्रीदेवी का लवर है। आनंद जगदीश से कांटेक्ट करता है और जगदीश आनंद को एक वॉइस नोट के जरिए सारा सच बता देता है। अब आनंद अपने टीममेट्स और नायर के साथ करुणाकरण के घर जाता है और उससे बोलता है कि श्रीदेवी की हत्या उसके लवर ने नहीं बल्कि एक बुजुर्ग ने की थी, जो नहीं चाहता था कि उसका बेटा एक छोटी जाति की लड़की से प्यार करे। आनंद ऐसा बोलने के बाद जगदीश का वॉइस नोट प्ले करता है, जिसमें जगदीश बताता है कि मैं और श्रीदेवी बचपन से साथ थे और जब हम बड़े हुए तो एक दूसरे से प्यार करने लगे। फिर मैं पढ़ाई की वजह से नॉर्थ इंडिया चला गया, लेकिन उसके बाद जब मैं गांव आया तो वहाँ कोई त्योहार था, इसलिए मैंने मौका पाकर श्रीदेवी को अपने घर बुला लिया। उस दिन बारिश हो रही थी और हम दोनों खुद को रोक नहीं पाए और इंटीमेट हो गए। फिर मैं वापस चला गया। कुछ दिनों के बाद श्रीदेवी का एक खत आया जिसमें उसने लिखा था कि मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे ये डर था कि मेरे घर वाले श्रीदेवी से शादी के लिए नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने उसे एक खत लिखा जिसमें मैंने उससे कहा कि मैं गाँव आ रहा हूँ, लेकिन गाँव के अंदर मैं नहीं आऊंगा। मैं गांव के बाहर चर्च के पास तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम वहां आना और फिर हम दोनों भाग जाएंगे और कभी भी लौटकर वापस नहीं आएंगे और अपनी एक अलग दुनिया बनाएंगे और खुश रहेंगे। मुझे ये पता था कि अगर मैं हरियाणा का पता लिखता तो हम पकड़े जाते, इसलिए मैंने मुंबई का पता डाला, वही पता जहां श्रीदेवी की दोस्त रहती थी। कुछ दिनों के बाद मैं गांव आया और चर्च के पास श्रीदेवी का इंतजार करने लगा, लेकिन वो नहीं आई और कुछ देर बाद मुझे पता चला कि उसकी मौत हो गई है। ये खबर सुनकर मैं टूट गया और हरियाणा वापस आ गया। अब आनंद बोलता है कि ये सारी बातें पोस्टमैन ने कंफर्म कर दी हैं। ये सुनते ही करुणाकरण हैरान हो जाता है। वो आनंद से बोलता है कि पोस्टमैन कैसे कंफर्म कर सकता है, वो तो कोमा में है। लेकिन आनंद बोलता है कि उसे अब होश आ गया है और करुणाकरण का गुनाह साबित हो चुका है। दरअसल वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा श्रीदेवी जैसी एक छोटी जाति की लड़की के साथ प्यार करे, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी और ये केस सॉल्व हो जाता है। अब ये केस जिसे कोई सॉल्व नहीं कर सका, उसे आनंद ने सॉल्व कर दिखाया। इसी खुशी में एसपी उस गांव में आता है आनंद को शाबाशी देने, लेकिन तभी उन सबको ये पता चलता है कि किसी ने बगीचे के पेड़ पर फांसी लगा ली है। सब जाकर देखते हैं तो वो सीनियर ऑफिसर नायर होता है। उसके पास एक लेटर मिलता है और यहाँ खुलता है कहानी का असली राज। दरअसल आनंद ने जिस आदमी का वॉइस रिकॉर्ड किया था वो करुणाकरण का बेटा नहीं बल्कि नायर का बेटा आकाश का वॉइस था। असल में श्रीदेवी और आकाश एक दूसरे से प्यार करते थे और वही श्रीदेवी को खत लिखा करता था। इन दोनों ने गांव से भागकर शादी करने का सोचा था। नायर को इन दोनों पर शक था, इसलिए वो पोस्टमैन से कुछ न कुछ बहाना बनाकर श्रीदेवी के खत को पढ़ा करता था। उसे पता चल गया था कि श्रीदेवी और आकाश एक दूसरे से प्यार करते हैं और भागने वाले हैं। और जब श्रीदेवी जंगल के रास्ते से गांव के बाहर आकाश के पास जा रही थी तो नायर वहां आकर श्रीदेवी को पकड़ लेता है और बदनामी के डर से उसे मार डालता है और पोस्टमैन उसके खिलाफ गवाही ना दे, इसलिए उसने पोस्टमैन का एक्सीडेंट करवा दिया और वो कोमा में चला गया। इसके बाद जो भी पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेट करने गांव आती थी तो नायर उन्हें किसी न किसी तरह से कंफ्यूज कर देता था, जिस वजह से ये केस पेंडिंग था। और जब आनंद और उसकी टीम गांव में आई तो उसने आनंद और उसकी टीम को अपने घर पर रखा ताकि वो उनकी हर एक चाल पर नजर रख सके। लेकिन आनंद स्मार्ट था, उसने नायर को ये नहीं बताया कि वो पोस्टमैन कोमा से बाहर आ चुका है और आनंद उससे मिलने जा रहा है। इधर पोस्टमैन आनंद को ये बताता है कि नायर श्रीदेवी के खत को पढ़ा करता था, जिसके बाद आनंद को उस पर शक हुआ और उसने करुणाकरण की मदद ली और करुणाकरण भी आनंद का पूरा साथ देता है। और उस दिन जब आनंद करुणाकरण को वो वॉइस नोट सुना रहा था तब नायर भी वहाँ पर मौजूद था और करुणाकरण वॉइस नोट सुनकर ऐसे इमोशनल हो रहा था जैसे कि ये वॉइस नोट उसके बेटे का हो। नायर को वॉइस नोट सुनकर ये समझ में आ गया था कि आनंद उसकी सच्चाई को जान चुका है और उसे पकड़ने के लिए करुणाकरण के साथ मिलकर ड्रामा कर रहा है। अब नायर को डर लगने लगा कि पूरे गांव में जो उसकी इज्जत है वो उसके अरेस्ट होते ही मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए उसने खुद ही फांसी लगा ली। इसी के साथ आनंद और उसकी टीम की काफी वाहवाही होती है और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं
अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।